अध्याय 24। वापसी। बाण ने सोचा था कि उसका वही पुराना पिता जागेगा, चारों ओर देखेगा और बस उसे यह बताने की जरूरत होगी कि क्या हुआ है, अपने पिता की भूमिका फिर से निभाने से पहले, जिसे उसने हमेशा जाना था। हालांकि उसने जल्दी ही यह पता लगाया कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। वेड ने बाण को दो चीजों के बारे में चेतावनी दी। पहला, उसे इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि मैं कोमा से बाहर आते समय जो कुछ भी कह रहा था उसे याद रखूंगा। उन्होंने समझाया कि याददाश्त की प्रक्रिया के लिए विशाल मस्तिष्क शक्ति की आवश्यकता होती है और मेरा मस्तिष्क इतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ था कि वह उस जटिल स्तर पर काम कर सके। दूसरा, उसे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैंने इन शुरुआती दिनों में क्या कहा, क्योंकि इनमें से बहुत कुछ काफी पागलपन भरा लगने वाला था। वह दोनों मामलों में सही साबित हुआ। उस पहले सुबह बाण ने मुझे गर्व से वह चित्र दिखाया जो उसने और एबेन, जो 4 साल का था, ने मेरे सफेद रक्त कोशिकाओं के हमले का बनाया था। वाह, अद्भुत, मैंने कहा। बाण गर्व और उत्साह से चमक रहा था। फिर मैंने जारी रखा, बाहर की स्थिति कैसी है? कंप्यूटर की रीडआउट में क्या लिखा है? तुम्हें हिलना होगा, मैं कूदने के लिए तैयार हो रहा हूं। बाण का चेहरा उतर गया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह वह पूरी वापसी नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। मैं जंगली भ्रांतियों का सामना कर रहा था, अपने जीवन के कुछ सबसे रोमांचक समय को सबसे जीवंत तरीके से फिर से जी रहा था। मेरे मन में मैं कूदने के लिए तैयार था, 3 मील ऊपर धरती से एक DC-3 से स्काईडाइव करने के लिए। आखिरी आदमी बाहर निकलने वाला होने वाला हूं, मेरी पसंदीदा स्थिति। यह मेरे शरीर की अधिकतम उड़ान थी। विमान के दरवाजे से बाहर शानदार धूप में निकलते ही मैंने तुरंत एक सिर के बल कूदने की स्थिति ले ली, अपने हाथों को पीछे की ओर मोड़ते हुए, अपने मन में उस परिचित झटके को महसूस करते हुए जैसे मैं प्रोप ब्लास्ट के नीचे गिर रहा था, उल्टा देखते हुए जैसे विशाल चांदी के विमान का पेट आसमान की ओर बढ़ने लगा। इसके विशाल प्रोपेलर धीमी गति में घूम रहे थे, नीचे की धरती और बादल इसके पेट पर परछाई की तरह दिख रहे थे। मैं लैंडिंग की तरह, जबकि अभी भी जमीन से मीलों ऊपर था, फ्लैप्स और पहियों के अजीब पक्ष के बारे में सोच रहा था, सभी को धीमा करने और बाहर निकलने वाले कूदने वालों के लिए हवा के झटके को कम करने के लिए। मैंने अपने हाथों को और भी कसकर सिर के बल कूदने की स्थिति में समेट लिया ताकि 220 मील प्रति घंटे से अधिक की तेजी से गति कर सकूं। मेरे पास केवल मेरा धब्बेदार नीला हेलमेट और पतली ऊपरी हवा में मेरे कंधे थे जो विशाल ग्रह के खींचाव का विरोध कर रहे थे। नीचे फुटबॉल के मैदान की लंबाई से अधिक गति से हर सेकंड हवा 3 गुना तूफान की गति से जोर से गुजर रही थी, जो किसी भी चीज से ज्यादा तेज थी। तो विशाल फूले हुए सफेद बादलों के शीर्षों के बीच से गुजरते हुए मैं उनके बीच के साफ गड्ढे में तेजी से गिरा। हरी धरती और चमकती गहरी नीली समुद्र बहुत नीचे, अपने दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। रंग बिरंगे स्नोफ्लेक्स के गठन में हर सेकंड बड़ा होता हुआ जैसे अन्य कूदने वाले शामिल हो रहे थे। बहुत बहुत नीचे मैं आईसीयू में मौजूद रहने और एक शानदार स्काईडाइव के एड्रेनालिन से भरे भ्रांतियों में खो जाने के बीच झूल रहा था। मैं पागलपन और समझदारी के बीच था। 2 दिनों तक मैंने स्काईडाइविंग, विमानों और इंटरनेट के बारे में उन सभी से बातें की जो सुनने के लिए तैयार थे, जबकि मेरा शारीरिक मस्तिष्क धीरे धीरे अपनी स्थिति को फिर से प्राप्त कर रहा था। मैं एक अजीब और थकाने वाली पैरॉइड ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। मैं एक बदसूरत इंटरनेट संदेशों के बैकग्राउंड से ऑब्सेस्ड हो गया, जो जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता दिखाई देते, और कभी कभी जब वे खुली होतीं तो छत पर भी दिखाई देते। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने पीसने वाली एक रस टी मेलोडियस जपने की आवाजें सुनी, जो आमतौर पर जब मैं फिर से उन्हें खोलता तो चली जाती थीं। मैं लगातार अपनी उंगली हवा में उठाता रहा, इशारा करते हुए, बिल्कुल ईटी की तरह इंटरनेट के टी टिकर को मेरे पास से गुजरते हुए रूसी चीनी में मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। संक्षेप में, मैं थोड़ा पागल था। यह सब कुछ केंचुए की नज़र से देखने जैसा ही था, केवल अधिक दुःस्वप्न जैसा, क्योंकि जो मैंने सुना और देखा वह मेरे मानव अतीत के बंधनों से भरा हुआ था। मैंने अपने परिवार के सदस्यों को पहचाना, भले ही हॉली के मामले में मुझे उनके नाम याद नहीं थे, लेकिन उसी समय इसमें गेटवे और कोर की आश्चर्यजनक स्पष्टता और जीवंत समृद्धि, अल्ट्रा रियलिटी की पूरी कमी थी। मैं निश्चित रूप से अपने दिमाग में वापस आ गया था। हालांकि जब मेरी आंखें पहली बार खुलीं तो उस क्षण में मुझे पूरी स्पष्टता का अनुभव हुआ, लेकिन जल्द ही मुझे कोमा से पहले की अपनी मानव जीवन की कोई याद नहीं रही। मेरी एकमात्र स्मृति वह थी जहां मैं अभी अभी गया था, केंचुए की नज़र से देखने वाला वह खुरदरा बदसूरत क्षेत्र, वह रमणीय प्रवेश द्वार तथा वह विस्मयकारी स्वर्गीय केंद्र। मेरा मन,
मेरा असली आत्म भौतिक अस्तित्व के बहुत तंग और सीमित सूट में वापस आने की कोशिश कर रहा था, इसके स्थानकालिक सीमाओं के साथ, इसके रैखिक विचार के साथ, और इसकी मौखिक संचार तक की सीमाएं। ऐसी चीजें जिनके बारे में एक हफ्ते पहले तक मैंने सोचा था कि यही एकमात्र अस्तित्व का तरीका है, लेकिन अब ये खुद को असाधारण रूप से भारी सीमाओं के रूप में दिखा रही थीं। भौतिक जीवन रक्षा की प्रवृत्ति से भरा होता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। यह एकमात्र व्याख्या है जो मैं यह समझाने के लिए सोच सका कि मेरी पुनः प्रवेश में इतना मजबूत पैरॉइड पहलू क्यों था। एक समय के लिए मैं इस बात पर यकीन करने लगा कि हॉली, जिसका नाम मुझे अभी भी नहीं पता था लेकिन जिसे मैं किसी तरह अपनी पत्नी के रूप में पहचानता था, और मेरे चिकित्सक मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास उड़ान और स्काईडाइविंग के बारे में और भी सपने और कल्पनाएं थीं, जिनमें से कुछ बेहद लंबे और जटिल थे। इनमें से सबसे लंबे, सबसे तीव्र और लगभग हास्यास्पद रूप से विस्तृत में मैं दक्षिण फ्लोरिडा के एक कैंसर क्लिनिक में पाया गया, जहां बाहरी एस्केलेटर थे और जहां हॉली, 2 दक्षिण फ्लोरिडा के पुलिस अधिकारियों द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा था, और एक जोड़ी एशियाई निंजा फोटोग्राफर केबल पुलियों पर। मैं वास्तव में एक चीज से गुजर रहा था जिसे आईसीयू मनोविज्ञान कहा जाता है। यह सामान्य है, यहां तक कि अपेक्षित भी, उन मरीजों के लिए जिनके दिमाग लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद फिर से सक्रिय हो रहे हैं। मैंने इसे कई बार देखा था, लेकिन कभी अंदर से नहीं। और अंदर से यह वास्तव में बहुत बहुत अलग था। इस दुस्वप्नों और पैरॉइड कल्पनाओं के सत्र के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीछे मुड़कर देखने पर यह सब वास्तव में एक कल्पना थी। इसका कुछ हिस्सा, विशेष रूप से विस्तारित दक्षिण फ्लोरिडा निंजा दुस्वप्न, बेहद तीव्र था, और इसके दौरान तो यह पूरी तरह से डरावना भी था। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वास्तव में इस अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद यह सब स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य हो गया कि यह क्या था। कुछ ऐसा जो मेरे बहुत ही परेशान दिमाग ने तैयार किया था जब वह अपनी स्थिति को फिर से समझने की कोशिश कर रहा था। इस अवधि के दौरान मेरे कुछ सपने आश्चर्यजनक और डरावने रूप से जीवंत थे, लेकिन अंत में उन्होंने केवल यह रेखांकित किया कि मेरी स्वप्न स्थिति कितनी भिन्न थी कोमा की गहरी अल्ट्रा यथार्थता की तुलना में। जहां तक रॉकेट, विमानों और स्काई डाइविंग के विषयों का सवाल है, जिन्हें मैंने इतनी लगातार कल्पना की, वे, बाद में मुझे एहसास हुआ, प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से काफी सटीक थे। क्योंकि सच यह था कि मैं एक खतरनाक पुनः प्रवेश कर रहा था, एक दूर की जगह से, अपने दिमाग के उस खाली, लेकिन अब फिर से कार्यात्मक स्पेस स्टेशन में। मेरे शरीर से बाहर रहने के दौरान जो कुछ हुआ, उसके लिए एक रॉकेट लॉन्च से बेहतर पृथ्वी पर कोई उपमा नहीं हो सकती। अध्याय 25 अभी तक नहीं आया। बांड अकेला नहीं था, जो उन पहले दिनों में मेरी अजीबोगरीब शख्सियत को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। जिस दिन मैंने होश में आया, सोमवार को, फिलिस ने एबेन 4 अपने कंप्यूटर पर स्काइप का उपयोग करके कॉल किया। एबेन, तुम्हारे पिता हैं, उसने कहा, वीडियो कैमरा मेरी ओर घुमाते हुए। नमस्ते पापा, कैसे हो? उसने खुशी से कहा। 1 मिनट के लिए मैं बस मुस्कुराया और कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहा। जब मैंने आखिरकार बोला, एबेन चूर-चूर हो गया। मेरी बातें बहुत ही धीमी थीं और शब्दों का खुद का कोई मतलब नहीं था। एबेन ने बाद में मुझसे कहा, तुम ज़ॉम्बी की तरह लग रहे थे, जैसे कोई बुरा एसिड ट्रिप पर हो। दुर्भाग्यवश से आईसीयू मनोविकृति की संभावना के बारे में पहले से चेतावनी नहीं दी गई थी। धीरे धीरे मेरी पैरानोइया कम होने लगी और मेरी सोच और बातचीत अधिक स्पष्ट हो गई। मेरी जागृति के 2 दिन बाद मुझे न्यूरोसाइंस स्टेप डाउन यूनिट में स्थानांतरित किया गया। वहां की नर्सों ने फिलिस और बेट्सी को बिस्तर दिए ताकि वे मेरे पास सो सकें। मैंने केवल उन्हीं 2 पर भरोसा किया। उन्होंने मुझे सुरक्षित महसूस कराया, मेरी नई वास्तविकता से बंधा हुआ। एकमात्र समस्या यह थी कि मैं सो नहीं सका। मैंने उन्हें सारी रात जगाए रखा, इंटरनेट, अंतरिक्ष स्टेशनों, रूसी डबल एजेंटों और सभी प्रकार की संबंधित बकवास के बारे में बातें करते हुए। फिलिस ने नर्सों को यह समझाने की कोशिश की कि मुझे खांसी है। उम्मीद थी कि थोड़ी खांसी की दवा मुझे 1 घंटे या उससे अधिक की बिना रुकावट वाली नींद दिला देगी। मैं एक नवजात शिशु की तरह था जो सोने के कार्यक्रम का पालन नहीं कर रहा था। मेरे शांत क्षणों में फिलिस और बेट्सी ने मुझे धीरे धीरे धरती पर वापस लाने में मदद की। उन्होंने हमारे बचपन की सभी तरह की कहानियां याद कीं, और हालांकि मैं ज्यादातर ऐसा सुन रहा था जैसे मैं उन्हें पहली बार सुन रहा हूं, मैं मोहित था। फिर भी जितना अधिक वे बात कर रहे थे, उतना ही कुछ महत्वपूर्ण मेरे अंदर चमकने लगा।
यह एहसास कि मैं वास्तव में इन घटनाओं के लिए वहां मौजूद था। बहुत जल्दी दोनों बहनों ने मुझसे कहा। बाद में जिस भाई को उन्होंने जाना था वह फिर से दिखाई देने लगा, पैरानॉइड बातचीत के घने कोहरे के बीच। यह अद्भुत था, बेट्सी ने बाद में मुझसे कहा। आप अभी कोमा से बाहर आ रहे थे, आप बिल्कुल भी इस बात से अवगत नहीं थे कि आप कहाँ थे या क्या हो रहा था। आप आधे समय सभी प्रकार की पागल चीजों के बारे में बात करते थे और फिर भी आपका हास्य बोध बिल्कुल ठीक था। ये स्पष्ट रूप से तुम थे। आप वापस आ गए थे। फिलिस ने बाद में बताया कि आपने जो पहली चीजें की उनमें से एक ये थी कि आपने अपने आप को खिलाने के बारे में मजाक किया। हम तैयार थे कि आपको चम्मच से चम्मच भरकर तब तक खिलाते रहें जब तक कि यह खत्म न हो जाए, लेकिन आप इसमें से कुछ भी नहीं मानने वाले थे। आप अपने आप उस संतरे के जेलों को अपने मुंह में डालने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे ही मेरे मस्तिष्क के अस्थायी रूप से स्टंट इंजन फिर से सक्रिय होने लगे, मैं खुद को कुछ कहते या करते हुए देखता और आश्चर्यचकित होता। ये कहाँ से आया? शुरुआत में लिंचबर्ग की एक दोस्त जैकी मिलने आई। हॉली और मैंने जैकी और उसके पति रॉन को अच्छी तरह से जाना था क्योंकि हमने उनसे अपना घर खरीदा था। बिना मेरी इच्छा के मेरी गहराई से जड़ी हुई दक्षिणी सामाजिक शिष्टाचार सक्रिय हो गए। जैकी को देखकर मैंने तुरंत पूछा, रॉन कैसे हैं? कुछ और दिनों के बाद मैंने अपने आगंतुकों के साथ कभी कभार वास्तव में स्पष्ट बातचीत करना शुरू किया, और फिर यह देखना दिलचस्प था कि इन संबंधों में से कितने स्वचालित थे और इसके लिए मेरी ओर से ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। जैसे एक जेट ऑटो पायलट पर मेरा मस्तिष्क किसी तरह इन मानव अनुभवों के बढ़ते परिचित परिदृश्यों को समझता गया। मैं एक सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देख रहा था जिसे मैं एक न्यूरोसर्जन के रूप में बहुत अच्छी तरह जानता था। मस्तिष्क वास्तव में एक अद्भुत तंत्र है। बिल्कुल हर किसी के मन में, जिसमें मेरे अधिक स्पष्ट क्षण भी शामिल हैं, एक अनकही सवाल था कि मैं कितनी अच्छी तरह ठीक होऊंगा। क्या मैं सच में पूरी तरह से वापस आ रहा था, या क्या कोली ने कम से कम कुछ नुकसान किया था जिस पर सभी डॉक्टरों को पूरा विश्वास था? ये दैनिक इंतजार सभी को तोड़ रहा था, खासकर हॉली को। किसे डर था कि अचानक ये चमत्कारी प्रगति रुक जाएगी और उसे केवल एमई का एक हिस्सा ही मिल पाता। उसे पता था। फिर भी दिन ब दिन उस मुंह में से और अधिक वापस लौट रहा था। भाषा, यादें, पहचान, एक खास शरारती स्वभाव जिसके लिए मैं हमेशा जाना जाता था, वह भी वापस आ गया। और जबकि वे मेरे हास्यबोध को वापस देखकर खुश थे, मेरी दो बहनें हमेशा इस बात से खुश नहीं थीं कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करता था। सोमवार की दोपहर फिलिस ने मेरे माथे को छुआ और मैं पीछे हट गया। मैंने चिल्लाया, यह दर्द होता है। फिर सबकी डरावनी प्रतिक्रियाओं का मजा लेने के बाद मैंने कहा, बस मजाक कर रहा हूं। सभी लोग मेरी रिकवरी की गति से हैरान थे, सिवाय मेरे। मैं अभी तक ये नहीं जानता था कि मैं वास्तव में मौत के कितने करीब था। जैसे जैसे एक एक करके दोस्त और परिवार अपने जीवन की ओर लौटने लगे, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और उस त्रासदी के बारे में बेखबर रहा जो इतनी बारीकी से टल गई थी। मैं इतना उत्साहित था कि एक न्यूरोलॉजिस्ट, जिसने मुझे पुनर्वास के लिए मूल्यांकन किया, ने जोर देकर कहा कि मैं बहुत अधिक उत्साहित हूं और शायद मुझे मस्तिष्क की क्षति हो रही है। यह डॉक्टर मेरी तरह एक नियमित बो टाई पहनने वाला था, और मैंने उसकी डायग्नोसिस का जवाब अपनी बहनों को यह कहकर दिया कि वह बो टाई प्रेमी के लिए अजीब तरह से सपाट था। तब भी मैं जानता था कि कुछ ऐसा है जिसे मेरे चारों ओर के और अधिक लोग भी स्वीकार करने लगे थे। डॉक्टरों की राय हो या न हो, मैं बीमार या मस्तिष्क की क्षति से ग्रस्त नहीं था। मैं पूरी तरह से ठीक था। वास्तव में, हालांकि इस समय केवल मुझे ही यह पता था, मैं अपने पूरे जीवन में पहली बार पूरी तरह से और सच में ठीक था। अध्याय 26, खबर फैलाना। सच में ठीक। हालांकि मुझे हार्डवेयर के मामले में अभी भी कुछ काम करना था। आउट पेशेंट रिहैब में जाने के कुछ दिन बाद मैंने स्कूल में एबेनचार को फ़ोन किया। उसने बताया कि वह अपने न्यूरोसाइंस के पाठ्यक्रमों में से एक पर एक पेपर पर काम कर रहा था। मैंने मदद करने की स्वेच्छा जताई, लेकिन जल्द ही मुझे इसका पछतावा हुआ। मेरे लिए विषय पर ध्यान केंद्रित करना उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था, और जो शब्दावली मुझे पूरी तरह से याद थी वह अचानक मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। मुझे एक झटके के साथ एहसास हुआ कि मुझे अभी भी कितनी दूर जाना है, लेकिन धीरे धीरे वह हिस्सा भी वापस आ गया। मैं एक दिन जागता और पाता कि मेरे पास वैज्ञानिक और चिकित्सा ज्ञान के पूरे महाद्वीप हैं जो कि पिछले दिन मेरे पास नहीं थे।
यह मेरे अनुभव के सबसे अजीब पहलुओं में से एक था। सुबह आंखें खोलना और एक पूरी जिंदगी की शिक्षा और अनुभव के और भी अधिक नट बोल्टों के साथ काम पर फिर से। जबकि मेरे न्यूरोसाइंटिस्ट के ज्ञान ने धीरे धीरे और संकोच के साथ वापस आना शुरू किया, उस सप्ताह के दौरान मेरे शरीर से बाहर जो हुआ था उसकी यादें मेरे मन में आश्चर्यजनक साहस और स्पष्टता के साथ उभरीं। जो कुछ भी पृथ्वी के क्षेत्र के बाहर हुआ उसका सब कुछ उस जंगली खुशी से था जिसके साथ मैं जागा था, और वह आनंद जो मेरे साथ बना रहा। मैं बेहद खुश था क्योंकि मैं उन लोगों के साथ वापस था जिन्हें मैं प्यार करता था। लेकिन मैं खुश भी था क्योंकि जितना संभव हो सके मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मैंने पहली बार समझा कि मैं वास्तव में कौन था और हम किस तरह की दुनिया में रहते हैं। मैं इन अनुभवों को साझा करने के लिए बेहद उत्सुक और भोला था, खासकर अपने साथी डॉक्टरों के साथ। आखिरकार जो मैंने अनुभव किया उसने मेरे लंबे समय से चले आ रहे विश्वासों को बदल दिया कि मस्तिष्क क्या है, चेतना क्या है, यहाँ तक कि जीवन का क्या मतलब है और क्या नहीं है। कौन नहीं होगा मेरी खोजों के बारे में सुनने के लिए चिंतित? काफी सारे लोग, जैसा कि पता चला, विशेष रूप से चिकित्सा डिग्री वाले लोग। कोई गलती न करें, मेरे डॉक्टर मेरे लिए बहुत खुश थे। यह अद्भुत है एबेन, वे कहेंगे, मेरे अतीत के अनगिनत मरीजों के प्रति मेरी प्रतिक्रिया को हराते हुए। उन्होंने मुझे उन दूसरे दुनिया के अनुभवों के बारे में बताने की कोशिश की जो उन्होंने सर्जरी के दौरान किए थे। आप बहुत बीमार थे, आपका मस्तिष्क मवाद में डूबा हुआ था। हम विश्वास नहीं कर सकते कि आप इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं। आप खुद जानते हैं कि जब मस्तिष्क इतनी दूर चला जाता है तो वह क्या क्या सोच सकता है। संक्षेप में, वे उस पर विचार नहीं कर पा रहे थे जो मैं इतनी बेताबी से साझा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मैं उन्हें कैसे दोष दे सकता था? आखिरकार मैं भी इसे पहले नहीं समझ पाता। अध्याय 27, घर वापसी। मैं 25 नवंबर 2008 को घर आया, थैंक्सगिविंग से 2 दिन पहले। कैसे घर में जो कृतज्ञता से भरा हुआ था। एबेन फोर्ड ने मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए रात भर ड्राइव किया। जब वह आखिरी बार मेरे साथ था मैं पूरी कोमा में था और वह अभी भी इस तथ्य को समझने में लगा हुआ था कि मैं जीवित हूं। वह इतना उत्साहित था कि उसे नेल्सन काउंटी में तेजी से चलाने के लिए एक टिकट मिला जो लिंचबर्ग के ठीक उत्तर में है। मैं कई घंटों से जाग रहा था, हमारे आरामदायक लकड़ी के पैनल वाले अध्ययन में आग के पास अपनी आसान कुर्सी में बैठा था, बस उन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था जो मैंने अनुभव की थीं। एबेन सुबह 6 बजे के ठीक बाद दरवाजे से अंदर आया। मैं खड़ा हुआ और उसे एक लंबा गले लगाया। वह स्तब्ध रह गया। जब उसने मुझे अस्पताल में स्काइप पर आखिरी बार देखा था मैं मुश्किल से एक वाक्य बना पा रहा था। अब पतले होने के अलावा और मेरी बांह में एक 4 लाइन होने के कारण मैं अपने जीवन की पसंदीदा भूमिका में लौट आया था, एबेन और बॉन्ड का पिता बनना। खैर, लगभग वही। एबेन को मेरे बारे में एक और चीज का भी एहसास था जो अलग थी। बाद में एबेन कहेगा कि जब उसने उस दिन मुझे पहली बार देखा तो वह तुरंत इस बात से प्रभावित हुआ कि मैं कितना उपस्थित था। आप बहुत स्पष्ट हैं, बहुत केंद्रित हैं, उसने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे आपके भीतर एक प्रकार की रोशनी चमक रही हो। मैंने अपने विचार साझा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मैं इस बारे में जितना हो सके पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैंने उसे बताया, यह सब इतना वास्तविक था एबेन, लगभग इतना वास्तविक कि यह वास्तविकता से परे था, अगर यह कोई मतलब बनाता है। मैं इसके बारे में अन्य न्यूरोसाइंटिस्टों के लिए लिखना चाहता हूं और मैं एनडीएस के बारे में पढ़ना चाहता हूं और अन्य लोगों ने क्या अनुभव किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, कभी भी अपने मरीजों से जो कहा उसे नहीं सुना। मैं कभी भी इतना जिज्ञासु नहीं था कि किसी भी साहित्य में देखूं। एबेन ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अपने पिता को सबसे अच्छा सलाह देने के बारे में सोच रहा था। वह मेरे सामने बैठ गया और उसने मुझे यह देखने के लिए प्रेरित किया कि जो स्पष्ट होना चाहिए था। मैं तुम पर विश्वास करता हूं पापा, उसने कहा, लेकिन इस पर सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि यह दूसरों के लिए मूल्यवान हो तो आपको जो आखिरी चीज करनी चाहिए वह यह है कि आप देखें कि दूसरों ने क्या कहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। इसे लिख लो, सब कुछ लिख लो, अपनी सभी यादें, जितना सटीक आप उन्हें याद कर सकते हैं। लेकिन दूसरों के नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों या भौतिकी या ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में कोई किताबें या लेख मत पढ़ो जब तक आपने जो आपके साथ हुआ है उसे नहीं लिख लिया। माँ या किसी और से उस बारे में बात मत करो जो तुम्हारे कोमा में रहने के दौरान हुआ, कम से कम इस हद तक कि आप इससे दूर रह सकें। आप बाद में जितना चाहें ऐसा कर सकते हैं, है ना?
सोचिए कि आप हमेशा मुझसे कहते थे कि अवलोकन पहले आता है, फिर व्याख्या। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो हुआ वह वैज्ञानिक रूप से मूल्यवान हो, तो आपको इसे जितना संभव हो सके शुद्ध और सटीक रूप से रिकॉर्ड करना होगा, इससे पहले कि आप दूसरों के साथ जो हुआ है उसकी तुलना करना शुरू करें। यह शायद सबसे बुद्धिमान सलाह थी जो किसी ने मुझे कभी दी, और मैंने इसका पालन किया। एबेन बिल्कुल सही था कि जो मैं गहराई से चाहता था वह किसी और चीज से ज्यादा अपने अनुभवों का उपयोग करना था। उम्मीद है कि दूसरों की मदद कर सकूं। जितना अधिक मेरा वैज्ञानिक मन वापस आया, उतना ही स्पष्ट रूप से मैंने देखा कि दशकों की पढ़ाई और चिकित्सा प्रथा में जो मैंने सीखा वह मेरे अनुभवों के साथ कितनी बुनियादी रूप से विरोधाभासी था। जितना अधिक मैंने समझा कि मन और व्यक्तित्व, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, हमारी आत्मा या आत्मा शरीर के पार भी अस्तित्व में रहती है। मुझे अपनी कहानी दुनिया को बतानी थी। अगले 6 हफ्तों तक ज्यादातर दिन एक जैसे ही गुजरे। मैं लगभग 2 या 2:30 बजे जागता था सुबह, बस जीवित रहने की खुशी और ऊर्जा से इतना उत्साहित महसूस कर रहा था कि मैं बिस्तर से कूद पड़ता था। मैं डेन में आग जलाता, अपनी पुरानी चमड़े की कुर्सी पर बैठता और लिखता। मैंने अपने कोर के अंदर और बाहर की यात्राओं के हर विवरण को याद करने की कोशिश की, और जब मैंने सीखा तब मैंने जो महसूस किया, इसके कई जीवन बदलने वाले सबक। हालांकि कोशिश की वास्तव में सही शब्द नहीं है। स्पष्ट और साफ यादें वही थीं जैसे मैंने उन्हें छोड़ा था। अध्याय 28। अल्ट्रा रियल। धोखा खाने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप उस पर विश्वास करें जो सच नहीं है, दूसरा यह है कि आप उस पर विश्वास करने से इनकार करें जो सच है। सोरेन किरकेगार्ड, 1813-1825। इस सभी लेखन में एक शब्द बार बार सामने आता रहा, सच्चा। कभी रिकोमा से पहले मैंने यह नहीं समझा था कि एक शब्द कितना धोखेबाज हो सकता है। जिस तरह से मुझे इसके बारे में सोचना सिखाया गया था, दोनों मेडिकल स्कूल में और उस सामान्य ज्ञान के स्कूल में जिसे जीवन कहा जाता है, क्या यह कुछ ऐसा है जो या तो सच्चा है, एक कार दुर्घटना, एक फुटबॉल खेल, आपके सामने मेज पर एक सैंडविच, या यह नहीं है। अपने न्यूरोसर्जन के वर्षों में मैंने कई लोगों को भ्रांतियों का अनुभव करते देखा है। मुझे लगा कि मैं जानता हूं कि उन लोगों के लिए कितनी डरावनी, अवास्तविक घटनाएं हो सकती हैं जो उन्हें अनुभव कर रहे हैं। और अपने आईसीयू मनोविकृति के कुछ दिनों के दौरान मुझे कुछ प्रभावशाली रूप से वास्तविक दुःस्वप्नों का अनुभव करने का मौका मिला। लेकिन जब वे गुजर गए तो मैंने जल्दी से उन दुःस्वप्नों को उनके भ्रांतियों के रूप में पहचान लिया, जो न्यूरोनल फैंटासमेगोरिया थे, जो मस्तिष्क के सर्किटरी द्वारा उठाए गए थे, जो फिर से चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मैं कोमा में था, मेरा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा था। यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरे मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसे वर्षों के मेडिकल स्कूल ने मुझे सिखाया था, वह उस दुनिया को बनाने के लिए जिम्मेदार था जिसमें मैं जीता और चलता था, और अपने इंद्रियों के माध्यम से आने वाले कच्चे डेटा को लेकर उसे एक अर्थपूर्ण ब्रह्मांड में ढालने के लिए मेरे मस्तिष्क का वह हिस्सा काम नहीं कर रहा था। और फिर भी इन सभी के बावजूद मैं जीवित था और जागरूक था, वास्तव में जागरूक, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो सबसे ऊपर प्रेम और चेतना द्वारा विशेषता प्राप्त करता है। और वास्तविकता, वह शब्द फिर से था। मेरे लिए इस तथ्य पर कोई बहस नहीं थी। मैं इसे इतनी पूरी तरह से जानता था कि मुझे दर्द हो रहा था। जो मैंने अनुभव किया था वह उस घर से अधिक वास्तविक था जिसमें मैं बैठा था, चिमनी में जलती लकड़ियों से भी अधिक वास्तविक। फिर भी उस वास्तविकता के लिए उस चिकित्सा प्रशिक्षित वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई जगह नहीं थी जिसे मैंने वर्षों तक हासिल किया था। मैं इन दोनों वास्तविकताओं के सह अस्तित्व के लिए जगह कैसे बनाने वाला था?